हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार यही सारे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, यानी कि पूछा जाता है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं 2025 के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप लोग देख पाएँ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जाति प्रथा के जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जाति प्रथा को माना जाता है। किसे माना जाता है? जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। कैसी विभाजन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो हम लोग जानते हैं कि विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये क्वेश्चन भी 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? देखिए, लाल, नीला, सफ़ेद, काला। तो सेन साहब का मोटर कार काली रंग की थी। किस रंग की थी? काली रंग की। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर भारत से हम लोगों ने क्या सीखा इसका रचयिता है। किसका रचयिता है? भारत से हम लोगों ने क्या सीखा। सही जवाब यही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखिएगा कि नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से नृवंश विद्या का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो हम लोग जानते हैं कि नाखून पशु के प्रतीक है, यानी कि पशुवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला सवाल दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? तो सही जवाब हो जाएगा नेपाली पहाड़ी गोरखे की। किसकी कहानी है? नेपाली पहाड़ी गोरखे की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साफ इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो सही जवाब हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे होता है? साहित्य के परंपरा के ज्ञान से होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। अगला सवाल है आपका, अभिनयो कहाँ से एक मध्य युगीन ईसाई मत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण फ्रांस। क्या हो जाएगा? दक्षिण फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मरी हुई मछली की कहानी में नजर आ रही थी। तो सही जवाब हो जाएगा परछाई नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? परछाई नजर आ रही थी। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध दैस थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। अगला सवाल है आपका कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय का शिक्षा का प्राय है। क्या हो जाएगा? हृदय का शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नानक देव ने जगत का सार
हरि कीर्तन को कहा है। किसे कहा है? हरि कीर्तन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ आपका हो जाएगा प्रेम वाटिका है। क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। आपका अगला सवाल है, घनानंद किस कविता का भाषा है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्तान का अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम होता है। क्या होता है? क्रिस्तान का अर्थ मुस्लिम होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत माता कहानी के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। कौन है? सुमित्रानंद पंत भारत माता कविता के रचनाकार है। अगला सवाल दिया गया है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने सिंहासन तैयार करने की बात की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 करोड़। क्या हो जाएगा? 33 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि हिरोशिमा किस देश में है? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में पिन कीजिए। कमेंट में आप लोग इसका उत्तर बताइए और देखते हैं किसका सही जवाब होता है पहले। अगला सवाल है आपका कि आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि हमारी नींद कविता किस विग्रह संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठता। क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में श्रेष्ठता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है आपका, जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज की रचना है। बिरजू महाराज की कौन सी रचना है? जीत जीत में निरखत हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? तो रेनन मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगम्मा का उसका बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोते की वजह से। किसकी वजह से विवाद था? पोते की वजह से विवाद था। अगला सवाल दिया गया है आपका, दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण हो जाएगा लक्ष्मी के पिता। इसमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मण लक्ष्मी के पति थे। क्या थे? पति थे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? तो सही जवाब हो जाएगा 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। ये भी काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से ना छूटना चाहे। अगला सवाल है, मंगू को किस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है? वहाँ के कर्मचारी कैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार कुशल। क्या हो जाएगा? व्यवहार कुशल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर पेतलीकर है। नगर कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेतलीकर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती है? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। क्या करती है? घुटन, उसको अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवरदैया। क्या हो जाएगा? सवरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी लेखक द्वारा अनुदित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये यहाँ से स्वर वर्णों की कितनी संख्या है? हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, घ का उच्चारण स्थान बताइए। तो घ का उच्चारण स्थान आप लोग कीजिए तो क्या निकलेगा? तो घ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ से आता है। किससे आता है? घ। घ आप लोग बोलिएगा तो कंठ से
आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगरूत का उदाहरण है। योगरूत का ये भी हिंदी व्याकरण का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा पंचानन। क्या हो जाएगा, पंचानन से संबंधित है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा पूछा जा रहा है। सोना कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि जो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 5, 3, 4, 6। तो आप लोग याद कीजिएगा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृत्यवाच्य। क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। अगला सवाल दिया गया है आपका, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल में, कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करण कारक है। कौन सी कारक है, करण कारक है। अगला है आपका, ने प्लस अन में कौन सी संधि है। तो अयादी संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, अयादी संधि। अगला सवाल है आपका, डाली का बहुवचन क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि डाली का बहुवचन डालियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डालियां। अगला सवाल है कि ये 45 नंबर, ये जो चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह को किस विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह को किस विराम चिन्ह से नाम से जाना जाता है। तो इस चिन्ह को अर्धविराम के चिन्ह से जाना जाता है। ये जो चिन्ह आप लोग को देख रहे होंगे इस तरह से जो दिया रहता है, ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका, चांद का प्रयासी शब्द होता है। तो सूर्य, रात्रि, तारे और शशि। तो चांद का प्रयासी शब्द हो जाएगा शशि। क्या हो जाएगा, शशि। शशि चांद का प्रयासी शब्द हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंद्रमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। चंद्रमुख कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। क्या हो जाएगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, पथ्य का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोगी का भोजन। क्या हो जाएगा, पथ्य का अर्थ रोगी का भोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। देखिए ये जो 4 जो आपका ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आप लोग को शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा परिस्थिति। जो दिया गया है वो सबसे शुद्ध शब्द है, और तीनों जो है वो गलत है। अगला सवाल है आपका, भारत महिमा किस कवि की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंत जी किस समय के कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पंत जी छायावादी कवि है। किस समय के कवि है, छायावादी समय के कवि है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रेम घन के रसिक समाज की स्थापना कब की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1874 ईस्वी में की। कब की थी प्रेम घन की रसिक समाज की स्थापना, 1874 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है आपका, रसखान के चित्तचोर कौन है। तो कृष्ण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रसखान के चित्तचोर कौन है, कृष्ण भगवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, दुमराव में। और वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देवनागरी किसे कहा जाता है। देखिए बनारस, मथुरा, हरिद्वार और काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काशी को कहा जाता है। देवनागरी किसे कहा जाता है, काशी को देवनागरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, दधीची के हड्डी से क्या बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र जो बना है दधीची के हड्डी से बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।